अब हम आते हैं आर्टिकल 16 के ऊपर। ये बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस। तो आप देखोगे जो एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 16 की वजह से आ रहा है। एंड ऑब्वियसली मैं आपको फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ ये चीज़ कि ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ही एप्लीकेबल है। प्राइवेट जॉब्स के लिए क्लॉज 1 एप्लीकेबल नहीं है। ओके, अब हम आते हैं क्लॉज 2 के ऊपर। क्लॉज 2 में आप देखोगे कि रेजिडेंस रेजिडेंस के बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 15 में रेजिडेंस के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। तो क्लॉज 2 का ये बोलता है कि ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस आप जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं कर सकते हो। तो कोई स्टेट ये नहीं बोल सकती है कि सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को ही हम अपने स्टेट में एम्प्लॉय करेंगे। स्टेट ऑफ एमपी ये चीज़ नहीं बोल सकती है, बिकॉज रेजिडेंस के बेसिस पे आप एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। ओके, अब हम आते हैं इसका आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के ऊपर। क्लॉज 3 इसका ये बोलता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी स्टेट को एम्पावर कर सकती है कि यस आप रेजिडेंस के बेसिस पे भी आप रिजर्वेशन कर सकते हो, बट ओनली इफ पार्लियामेंट अप्रूव्स। तो कोई डायर सिचुएशन होगी उसको देखते हुए ही पार्लियामेंट परमिशन देगी स्टेट को। ओके, क्लॉज 4 पे हम आते हैं। क्लॉज 4 बोलता है कि कोई भी स्टेट चाहे तो वो रिजर्वेशन लेके आ सकती है इन एम्प्लॉयमेंट फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। तो एस सीज, एस टीज, ओ बी सीज, इनके लिए एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन लेके आप आ सकते हो अंडर क्लॉज 4। ओके, अब हम आते हैं क्लॉज 4 ए के ऊपर। ये बात करता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन के बारे में। यानी कि जो बैकवर्ड क्लास के सिटीजन्स हैं उनको हमने रिजर्वेशन तो दे दिया इन एम्प्लॉयमेंट, बट जो प्रमोशन होगा उनका वो भी जल्दी होगा बिकॉज ऑफ क्लॉज 4 ए। ये प्रोविजन इसलिए गिवन है ताकि जो भी हमारे बैकवर्ड क्लास सिटीजन्स हैं उनको जल्दी एक सोशल और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मिले एंड उनको एक काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस मिले इन सोसाइटी। इसका ये मतलब नहीं कि अभी से एक्सेप्टेंस नहीं मिली हुई है, बट आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा गाँव में अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इस चीज़ को जल्दी ख़त्म करने के लिए क्लॉज 4 हमको गिवन है। अब जो क्लॉज 4 ए है ये एक और चीज़ के बारे में बात करता है जो कि है कॉन्सिक्वेंशुअल सीनियोरिटी के बारे में। इसका ये मतलब है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि स्केड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है और उनका सिलेक्शन हो जाता है, सपोज 2017 में ये पर्सन ज्वाइन करते हैं, इनका नाम ए है एंड ये एससी कैटेगरी के हैं। अब आप देखते होगे जो प्रमोशन है वो हमेशा बैचेस में होता है। 2016 का इकट्ठे होगा, फिर 17 का होगा, फिर 18 का होगा, ऐसे बैचेस में प्रमोशन होता है। अब जो ए है इनका प्रमोशन जल्दी होता है बिकॉज ऑफ क्लॉज 4 ए एंड ये अब 2016 बैच के साथ आके खड़े हो जाते हैं। जो पुराना बैच है, सीनियर बैच है, उनके साथ आके अब ये खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे जस्ट बिकॉज ए एक जूनियर बैच का था इसका ये मतलब नहीं है कि इनका प्रमोशन अब लेट होगा। अब आगे जाके जब भी प्रमोशन होगा ए का वो 2016 बैच के साथ होगा। ओके, ऐसा नहीं होगा कि पहले 2016 बैच का होगा फिर 17 बैच का प्रमोशन होगा, ऐसा नहीं होगा। ए को बेनिफिट मिलेगा एंड एज प्रमोशन विल बी डन along with 2016 बैच। इसी चीज़ के बारे में कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी बात करती है। इसका जो 4B है ये बोलता है कि एक वैकेंसी में सपोज एस के लिए 5 सीट्स निकली थी, 5 सीट्स निकली थी फॉर शेड्यूल कास्ट्स एंड ये 5 सीट्स भर नहीं पाती हैं। ओके, फिल नहीं हो पाती है। तो ये मतलब नहीं है कि इन 5 सीट्स को जनरल कैटेगरी में आप ट्रांसफर कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। जो 5 सीट्स हैं ये कैरी फॉरवर्ड होंगी एंड नेक्स्ट ईयर अगले साल दोबारा इनको ऐड कर दिया जाएगा एससी कैटेगरी के सीट्स में। एंड ये जो सीट्स हैं
इनको सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लोग ही भर सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में बोलता है कैरी फॉरवर्ड रूल, जो कि 4B में गिवन है हमें। तो इसमें बस सिंपल सी चीज़ है कि जो रिजर्व कैटेगरी की सीट्स हैं उनको जनरल कैटेगरी के लोग किसी भी हालत में नहीं भर सकते हैं बिकॉज ऑफ क्लॉज 4B। अब हम आते हैं क्लॉज 5 के ऊपर। क्लॉज 5 बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल एक टेम्पल है, इस टेम्पल में एक ही प्रीस्ट, एक ही पुजारी हमेशा काम करते हैं, हेड प्रीस्ट है वो। एंड एक रूल बना हुआ है कि जो हेड प्रीस्ट हैं उनके फैमिली के लोग ही प्रीस्ट बनेंगे उस टेम्पल के। अब यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि देयर इज नो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बिकॉज क्लॉज 5 इन पर्सन को प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो प्रीस्ट हैं इन्हीं के बच्चे दोबारा से प्रीस्ट बने, कोई सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को यहाँ पे प्रीस्ट बनने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, एंड ये वैलिड होगा अकॉर्डिंग टू क्लॉज 5। ओके, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution। तो अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, इनके अपने खुद के रूल बने हुए हैं, तो उनको प्राइमेसी मिलेगी। अब इसमें क्लॉज 6 भी है आर्टिकल 16 का, जो कि इस बेयर एक्ट में नहीं गिवन है बिकॉज इट्स अ लिटिल ओल्ड बेयर एक्ट। बट जो क्लॉज 6 है वो बात करता है EWS रिजर्वेशन के बारे में, जो कि 103 अमेंडमेंट से आया था। अब जो स्टेट है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस के लिए भी रिजर्वेशन कर सकती है, एंड एट प्रेजेंट ये 10% है। ओके, तो इसके बारे में क्लॉज 6 बात करता है। अब हम आते हैं इसके आर्टिकल 17 के ऊपर, जो कि बात करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में। तो अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो है वो अब एबॉलिश हो चुका है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, पहले के ज़माने में ऐसा होता था जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग होते थे उनके खिलाफ अनटचेबिलिटी एक्सरसाइज करी जाती थी, उनकी कम्युनिटी के लोगों को छूते नहीं थे। अब ये जो चीज़ है ये बैन हो चुकी है, इट्स नो लॉन्गर वैलिड, एंड आर्टिकल 17 ये चीज़ बोलता है। अब जो ये ऑफेंस है इसका अलग से एक एक्ट बना हुआ है जो कि बोलता है कि अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस। उस चीज़ के आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। पनिशमेंट आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगी, उस एक्ट के अंडर पनिशमेंट मिलेगी। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 18 के ऊपर, जो कि बात करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। इसका जो ए पार्ट है, फर्स्ट क्लॉज है, वो ये बोलता है कि मिलिट्री एंड एकेडमिक जो डिस्टिंक्शन है वो मिल सकती है। देखते होगे आप कि मिलिट्री में कैप्टन करके लिखते हैं काफ़ी लोगों को, कर्नल होते हैं तो कर्नल लिखते हैं पीछे, तो वो डिस्टिंक्शन तो अलाउड है। डॉक्टर एकेडमिक डिस्टिंक्शन क्या होती है, अगर सपोज आपने PhD कर दी तो आपको डॉक्टर का टैग मिल जाता है, तो वो डिस्टिंक्शन भी अलाउड है। बट इनके अलावा और कोई भी टाइटल आपको नहीं मिल सकता। इंग्लैंड में जैसे आप देखोगे कि वहाँ पे सर बोलते हैं, कुछ लोगों को सर का उपाधि दे देते हैं, ऐसा कुछ इंडिया में नहीं हो सकता। ओके, क्लॉज 2 में हम आते हैं, ये बोलता है नो सिटीजन ऑफ इंडिया shall accept any title from any foreign state। तो आप किसी फॉरेन स्टेट से कोई उपाधि नहीं ले सकते हो। अब हम आते हैं क्लॉज 3 के ऊपर। क्लॉज 3 क्या बोलता है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है ए, ये वैसे तो इंग्लैंड के सिटीजन है बट ये इंडिया में काम कर रहे हैं फॉर सम टाइम। अब अगर इनको कोई टाइटल मिलता है बाय एनी गवर्नमेंट, तो ये उस टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं अनलेस और अनटिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूव कर दें। ओके, तो यही क्लॉज 3 बोलता है। जो हमारा क्लॉज 4 है वो ये बोलता है नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट shall without the consent of the president accept any present emoluments or office of any kind from or under any foreign state। तो जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं हमारे, वो ये सब प्रेजेंस वगैरह फॉरेन गवर्नमेंट से नहीं ले सकते हैं अनलेस और अनटिल प्रेसिडेंट अप्रूव कर दें। ओके, तो यही क्लॉज 4 बोलता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 19 के ऊपर, जो कि बात करता है सर्टेन काइंड ऑफ फ्रीडम्स के बारे में।
क्लॉज 1 में हम देखेंगे कि हर एक सिटीजन को अलग अलग टाइप ऑफ फ्रीडम्स मिली हुई हैं, एंड क्लॉज 2 से लेकर क्लॉज 6 तक हम देखेंगे कि उन्हीं फ्रीडम्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ओके, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हम लगा सकते हैं ऑन द फ्रीडम्स दैट हैव बीन ग्रांटेड अंडर क्लॉज 1। ओके, तो पहले हम क्लॉज 1 देखते हैं इसका। ऑल सिटीजन्स शेल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ के ऊपर अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकता है, बिकॉज यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू 19 क्लॉज 1 क्लॉज 8। इसका बी बोलता है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि कोई भी लोग किसी भी जगह में इकट्ठे हो सकते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए, लेकिन उनके पास आर्म्स नहीं होने चाहिए, हथियार नहीं होने चाहिए। पीसफुली दे कैन असेंबल एनीवेयर। सी, टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, यानी कि कोई भी पर्सन ट्रेड यूनियंस जो हैं वो बना सकते हैं। फैक्ट्रीज में हम देखते होंगे कि काफ़ी लोगों ने ट्रेड यूनियंस बनाए होते हैं, तो वो चीज़ जो कर रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी। क्लॉज डी का बोलता है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि कोई भी पर्सन इंडिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं वो। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ क्लॉज डी। क्लॉज ई बोलता है टू डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दिल्ली का पर्सन को आप बोल रहे हो कि मुंबई में जाके रह ही नहीं सकते। दिस इज इलीगल, क्योंकि क्लॉज ई इसको प्रोहिबिट करता है। क्लॉज ई बोलता है कि आप किसी भी जगह में जाके रह सकते हो इंडिया के, इफ यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। जी, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं बोल सकती है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ही एक प्रोफेशन को करेगी। कोई भी पर्सन किसी भी प्रोफेशन, बिजनेस, ट्रेड को कर सकता है। अब हम आते हैं क्लॉज 2 के ऊपर। क्लॉज 2 है रिस्ट्रिक्शन ऑन सब क्लॉज ए। सब क्लॉज है हमने देखा था, ये बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। तो इस सब क्लॉज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हमें क्लॉज 2 में देखने को मिलती है। काफ़ी सारे टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम इनको देखते हैं। पहली है इसमें गिवन कि आप सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई बात नहीं बोल सकते हो। ऐसा नहीं आप बोल सकते हो कि इंडिया इज़ अ फेल्ड कंट्री और मैं इसका पार्ट बनना नहीं चाहता हूँ और आप लोगों को इंसाइट कर रहे हो। ऐसा आप नहीं कर सकते हो, इतनी आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिली हुई है कि यू कैन से दिस। सेकेंड इसका बोलता है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। आप ऐसी बात कोई नहीं बोल सकते हो जिससे इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर कोई भी मुश्किल पैदा हो जाए। ओके, इसका एक और जो पार्ट बोलता है वो ये है कि फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, यानी कि कोई ऐसी बात नहीं बोल सकते हो जो इंडिया के रिलेशंस किसी फॉरेन कंट्री के साथ खराब करे। ओके, यू कैन नॉट से सच अ थिंग, ये भी आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है। पब्लिक ऑर्डर, कोई ऐसी बात आप नहीं बोल सकते हो जो पब्लिक ऑर्डर को इफेक्ट करे। ओके, डिसेंसी ऑफ मॉरलिटी, यानी कि आप कोई इमोरल बात नहीं बोल सकते पब्लिकली, बिकॉज दिस इज प्रोहिबिटेड अंडर क्लॉज 2। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आप कोर्ट की जाके बेइज्जती नहीं कर सकते हो, इंसल्ट नहीं कर सकते हो इनसाइड द कोर्ट, बिकॉज क्लॉज 2 prohibits this, and even if you have the right of speech, freedom of speech and expression, still you cannot indulge in contempt of court। incitement to an offense, आप किसी भी पर्सन को जाके भड़का नहीं सकते हो कि आप जाके चोरी कर लो या जाके आप मर्डर कर लो। किसी भी पर्सन को आप इंसाइट नहीं कर सकते हो टू कमिट एन ऑफेंस। ओके, क्लॉज 3 में हम आते हैं। इसमें भी आप देखोगे कि सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस ही हैं, बट रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है? ये है सब क्लॉज बी के ऊपर, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तो अब ये काम आपके पास ये राइट है, बट स्टेट इसको कर्टेल कर सकती है, इसको खत्म कर सकती है इफ क्लॉज 3 में कोई बात होती है तो। यानी कि अगर कोई असेंबली हो रखी है, पीसफुल असेंबली है वो, लेकिन वो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ है, कोई ऐसा काम करने के लिए इकट्ठे हुई है वो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ है, इन दैट केस उस असेंबली को आप डिस्पर्स कर सकते हो
उसको घर वापस भेज सकते हो आप। ओके, अब क्लॉज 4 में आप देखोगे कि ये सब क्लॉज सी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। सब क्लॉज सी में हमको गिवन है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। तो आप कोई ऐसी यूनियन को फॉर्म नहीं कर सकते हो जो कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ है। ओके, या पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी के खिलाफ है वो, ऐसा आप कोई भी यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते हो। अब क्लॉज 5 में हमको गिवन है कि जो सब क्लॉज डी और ई है ना, जो फ्रीडम्स हमको सब क्लॉज डी और ई में गिवन है, उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है वो हमको क्लॉज 5 में गिवन है। ओके, डी और ई में गिवन है कि आप किसी भी पार्ट में जाके ट्रैवल कर सकते हो और किसी भी पार्ट में रह सकते हो, बट इसके ऊपर एक प्रोमिनेंट रिस्ट्रिक्शन ये है कि कोई ऐसा अगर एरिया है जहाँ पे सिर्फ स्केड्यूल्ड ट्राइब्स ही रह सकते हैं। गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्केड्यूल्ड ट्राइब के लोग ही रह सकते हैं, तो देन इन दैट केस उस एरिया में जाके आप नहीं रह सकते हो। यही क्लॉज 5 में एक रिस्ट्रिक्शन है हमको। ओके, एंड बाकी तो सिमिलर ही है, जैसे एक और इसमें रिस्ट्रिक्शन गिवन है हमको क्लॉज 5 में, दैट इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, यानी कि अगर सपोज गवर्नमेंट बोलती है कि एक स्पेसिफिक एरिया में आप नहीं जा सकते हो बिकॉज वहाँ पे कोविड के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्वारंटाइन कर दिया लोगों को उस एरिया में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट मना कर सकती है लोगों को उस जगह पे जाने के लिए, बिकॉज दैट इज इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, एंड दैट इज वाई ये हमको रिस्ट्रिक्शन दी हुई है क्लॉज 5। अब जो क्लॉज 6 है हमारा, ये भी एक टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन है ऑन सब क्लॉज जी। सब क्लॉज जी में बोला गया था दैट एवरी पर्सन हैज द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। बट यहाँ पे क्लॉज 6 में हम देखते हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लॉयर के प्रोफेशन में आना है तो ऐसे उठ के आप नहीं आ सकते हो, आपको पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए होगा, तभी आप लॉयर बन सकते हो। तो ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जो कि क्लॉज 6 में हमारे ऊपर गिवन है, हमारे लिए गिवन है। ओके, या फिर अगर आपको डॉक्टर बनना है तो कोई भी पर्सन उठ के डॉक्टर नहीं बन सकता, आपको पहले जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उनका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लॉयर एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये भी काइंड ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ऑन सब क्लॉज जी। या फिर स्टेट ने ये बोला हुआ है कि रेलवेज में तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही काम करेगी और कोई भी एंटिटी रेलवेज में काम नहीं कर सकती है, तो ये भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ऑन सब क्लॉज जी। ओके, तो यही चीज के बारे में सब क्लॉज 6 बात करता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 20 के ऊपर। इसका क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3 प्रीलिम्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 1 इसका ये बोलता है कि आप किसी ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं हो सकते हो जो ऑफेंस उस टाइम में एग्जिस्ट करता ही नहीं था। सपोज फॉर एग्जाम्पल, रेप की जो सजा है वो फॉर एग्जाम्पल 1980s में 10 ईयर्स ही थी। ओके, अब यहां पे अगर किसी पर्सन ने रेप कर दिया और ये चीज प्रूफ भी हो जाती है इसने रेप कर दिया है, अब जैसे ये चीज होती है 2000 में रेप की सजा 20 ईयर्स हो जाती है, एंड ये जो पर्सन है जिसने रेप किया था इनका डिसीजन आता है 2001 में, तो इनको हम क्या सजा देंगे? 10 साल की 20 साल की? इनको हम देंगे 10 साल की मैक्सिमम सजा, बिकॉज जिस टाइम पे इन्होंने ऑफेंस किया था उस टाइम पे रेप की सजा 10 ईयर्स ही थी, तो हम इनको 10 ईयर से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। इवन तो बाद में लॉ चेंज हो जाता है, स्टिल 10 ईयर्स की सजा ही इनको मिल सकती है। तो ये हमारा क्लॉज 1 बोलता है। अब हम आते हैं क्लॉज 2 के ऊपर। क्लॉज 2 बात करता है
दैट एक पर्सन को 2 बार सजा नहीं मिल सकती है एक ही ऑफेंस की। ये डबल चौपाटी के बारे में बात करता है। डबल चौपाटी कॉन्सेप्ट यानी कि सपोज एक पर्सन है ए, इन्होंने मर्डर किया है, इसके लिए इनको 10 ईयर्स की सजा मिली थी और इन्होंने ये चीज काट ली है। अब दोबारा से सेम मर्डर के लिए इनको सजा नहीं हो सकती है बिकॉज 20 क्लॉज 2 प्रोहिबिट्स दिस। इसमें ये चीज भी बोली गई है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी कि इनको पनिशमेंट तो हमने चेक कर लिया कि नहीं मिल सकती दोबारा से, लेकिन इनके ऊपर इसी मर्डर के लिए जो केस है दोबारा से नहीं चल सकता। एक बार केस चल गया, पनिशमेंट मिल गई, खत्म हो गई बात। दोबारा से अब सेम केस इनके ऊपर चालू नहीं होगा और ऑब्वियसली इनको पनिशमेंट दोबारा मिल ही नहीं सकती है सेम चीज के लिए। तो यही क्लॉज 2 बोलता है। क्लॉज 3 में हम आते हैं, ये बोलता है कि किसी पर्सन को आप ये कंपेल नहीं करोगे कि अपने खिलाफ ही आप विटनेस बन जाओ। सपोज ए ने मर्डर किया है तो हम ए को इस चीज के लिए कंपेल नहीं करेंगे कि आप अपने खिलाफ ही गवाह बन जाओ और अपने खिलाफ ही आप स्टेटमेंट दे दो कोर्ट में। दिस इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3। अब हम आते हैं इसके आर्टिकल 21 के ऊपर, जो कि बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। अब ये इंपॉर्टेंट है, मेंस में हम पढ़ेंगे जब तो इसके काफ़ी सारे केसेस हम देखेंगे, बट राइट नाउ हमको प्रीलिम्स के हिसाब से इसको देखना है। एंड इसमें ये चीज़ लिखी हुई है दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है इसमें कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के बेसिस पे आप किसी की भी लाइफ एंड लिबर्टी को कर्टेल कर सकते हो। यानी कि अगर आपको सपोज एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट करना है, या हम सीआरपीसी में देखेंगे कि कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, बट एक ये रूल है हमारे पास कि अगर आपको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट करना है देन आपको मजिस्ट्रेट का एक वारंट लेके आना पड़ेगा। जब तक आप वारंट लेके नहीं आओगे तब तक आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। तो जो वारंट लेने का कॉन्सेप्ट है ये है हमारा प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। जब तक कि प्रोसीजर को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप उस पर्सन की लाइफ को एंड उस पर्सन की लिबर्टी को आप कर्टेल नहीं कर सकोगे, उसको आप जेल में नहीं डाल सकोगे। ओके तो यही चीज़ के बारे में आर्टिकल 21 बात करता है दैट एवरी पर्सन हैज़ द राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी एंड अनरीजनेबली आप उनको अरेस्ट नहीं करोगे और उनको आप जेल में नहीं डालोगे, उनकी लिबर्टी को आप कर्टेल नहीं करोगे। ओके